ये साइड में आके तो साउंड की डबलिंग वगैरह या कुछ सही है चलिए तो वो ही ना साइड में ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। तो मैंने आपको कैपेसिटर जो है वो बताया था और उसके साथ साथ कल हमने कैपेसिटेंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। तो कैपेसिटर बेसिकली क्या होता है? तो कैपेसिटर इज एनी डिवाइस कैन स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज। ऐसी डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर करे उसे हम बोलते हैं कैपेसिटर। अच्छा, कैपेसिटर के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, डिफरेंट शेप्स होते हैं, ठीक है। तो अ, एक बच्चे ने जब मैं ये लिखवा रहा था तो उसने नोट डाउन किया, फिर उससे कुछ पूछने के लिए मुझे जो है अपना वो पेरा जब सेंड किया तो उससे लिखा हुआ था, उसने अब खुद से एक डेफिनेशन बनाई हुई थी कि कैपेसिटर है टू पैरेलल प्लेट्स इन डिस्टेंस बिटवीन देम इज डी। यानी कि तो उसने डेफिनेशन लिखी हुई थी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। तो मैंने सोचा कि उसके हेल्प जो है वजह से मैं सबको क्लियर कर दूं। कैपेसिटर्स आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज। कैपेसिटर्स डिफरेंट शेप और साइज के होते हैं। दे में बी स्फेरिकल, दे में बी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। नॉर्मली जो आपके पास फॉर्मूलाज वगैरह हैं वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के हैं, जो कैपेसिटेंस वगैरह है, चार्ज वगैरह कितनी है, ये वो ये चीज है। कैपेसिटर स्फेरिकल भी होते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि कैपेसिटर जो है वो तो उसके पास दो पैरेलल प्लेट्स होनी चाहिए, उसके बीच में डिस्टेंस डी होना चाहिए। इट इज नॉट नेसेसरी, ठीक है। और उससे रिलेटेड आज मैं आपको एक थोड़ा सा टॉपिक है वो भी आपको बता दूंगा कि कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट किस तरह से। अच्छा, मैंने आपको और एक चीज बताई थी कल कि कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस की जब मैंने डेफिनेशन लिखी थी तो उसमें मैंने ऐसे लिखा था कि चार्ज गिवन टू रेज दी वोल्टेज। तो इसको आप जो है इसे मजीद इजी कर लें तो बस आप इसको ऐसे बोलें कैपेसिटेंस को, एबिलिटी ऑफ द कैपेसिटर टू स्टोर द चार्ज। एबिलिटी ऑफ डिवाइस टू स्टोर द चार्ज इज नोन एज कैपेसिटेंस, ठीक है। तो किसी भी चार्ज को स्टोर करने की जो एबिलिटी होती है उसे हम कहते हैं कैपेसिटेंस, ठीक है। लकर आवाज कैपेसिटी ऑफ द बॉडी टू स्टोर द चार्ज इज नोन एज कैपेसिटेंस। अच्छा, मैंने आपको बताया था और एक चीज के जो पंखा हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, उसको स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो कैपेसिटर प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। और उसका पर्पस क्या होता है कि रैपिड एनर्जी जो है वो अपना प्रोवाइड करता है कैपेसिटर। ये कुछ चीजें मैंने आपको कैपेसिटर के बारे में बताई थी और ये मैंने वही चीजें बताई थी जो ज्यादातर पूछी जाती है, ठीक है। तो डिस्चार्जिंग एंड चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, आई थिंक ये हमारे सिंटेक्स के अंदर तो नहीं है, लेकिन पंजाब टेक्स्ट बुक और बाकी जो केपीके का बुक है उसके अंदर ये चीजें मेंशन है। और बिल्कुल हम इजी करके पढ़ेंगे, इतना कोई मुश्किल वाली बात है नहीं। आप उसको बुक की रीडिंग करोगे ना तो वो पता नहीं क्या क्या बता रहा है, बोल रहा है कि स्विच ऑन करो, सर्किट से करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा, ये वो ये चीजें होंगी। तो मैं आपको बेसिक जो है ये चीजें बता रहा हूँ, आपके उसके बाद रीडिंग करना आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग में क्या होता है कि उसमें आपको एक रेजिस्टर भी गिवन होता है और कैपेसिटर, एक नेटवर्क होता है उसमें रेजिस्टर और कैपेसिटर दोनों होते हैं, ठीक है। एक आरसी सर्किट होता है उसे हम बोलते हैं आरसी सर्किट। ऐसा सर्किट या ऐसा नेटवर्क जिसके अंदर रेजिस्टर और कैपेसिटर दोनों लगे हुए हो तो उसे हम बोलते हैं आरसी सर्किट। आरसी सर्किट या उसे आरसी नेटवर्क कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, और एक चीज आप याद रख लें कि रेजिस्टेंस का और कैपेसिटेंस इन दोनों का जो प्रोडक्ट निकालोगे ना आप, ये आर और सी, इसका जो प्रोडक्ट आप निकालोगे तो अगर प्रोडक्ट यानी कि इसको मल्टीप्लीकेशन को बोलते हैं, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये टाइम के बराबर आपको मिलेगा। एक ही क्वांटिटी बचेगी, टाइम। तो कभी कभी जब ये डायमेंशन वाले क्वेश्चन गिवन होते थे ना तो कभी कभी सवाल आता था कि मैं से आपको बता रहा हूँ कि आर सी इज द डायमेंशन ऑफ, तो ऑप्शन लिखा हुआ था अपना सेकंड यूनिट ऑफ सेकंड इनवर्स सेकंड। तो इस तरह से सवाल आए हुए होते थे और अपना डायमेंशन के लिए पूछते थे तो इसका डायमेंशन क्या होगा, टी, ठीक है। अभी तो ये चीजें गिवन नहीं है लेकिन फिर भी पूछ सकते हैं। वन अपॉन आर सी कर दे तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, अंडर रूट आर सी कर दे तो अंडर रूट को हटाने के लिए आप क्या लगाओगे, आर सी। तो अंडर रूट अगर कर दे तो ये टाइम का क्या हो जाएगा, सी पावर 1/2, ठीक है। इस तरह से ये चीजें पूछ सकता है अगर आ सकती है तो, क्योंकि आपको पता है कि वो 100% सिलेबस फॉलो नहीं करते। तो मैं जितनी भी चीजें रिलेटेड होती है वो मैं बताता जाता हूँ। अगर बोले कि आर सी का यूनिट क्या है तो वो टाइम के बराबर है, ठीक। अगर 1/RC हो तो फ्रीक्वेंसी के बराबर, और आर सी का स्क्वायर हो तो टाइम का स्क्वायर, 1/RC का स्क्वायर हो तो 1/फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, ठीक है।
ठीक है, तो ये चीजें वो पूछ सकता है। अच्छा, ये जो मैं चीज आपको बता रहा हूँ, प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस इज टाइम, तो ये किस में यूज होती है? ये हम चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग में यूज करते हैं। चार्जिंग का मतलब क्या है कि किसी भी हमें जो है कैपेसिटर को चार्ज करना है, तो उसको अगर कैपेसिटर की चार्ज इनिशियली जीरो है, ठीक है, और सर्किट क्लो ये अपना ओपन है, यानी कि अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा, सिंपल सिंपल चीजें मैं बता रहा हूँ पहले, उसके बाद मैं ग्राफ वगैरह समझाता हूँ, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कोई इतनी मुश्किल वाली चीज है ही नहीं, बस जितना समझा रहा हूँ उसे समझ समझ से जाए। क्या बोला मैंने? मैंने बोला कि इनिशियली जो है कैपेसिटर पर कोई चार्ज हमने नहीं दी, ठीक है, उसके बाद हमने उसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया, ठीक है, तो थोड़े टाइम के बाद जो बैटरी का पोटेंशियल होगा वही डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा, उससे कोई चार्ज निकलेगी, ठीक है, उससे कोई चार्ज निकलेगी। और सपोज अगर ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, इसको मैंने एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर लिया इस तरह से। अच्छा, अगर ये वाली सिंबल हो ना इक्वल, तो ये होती है कैपेसिटर की ये सिंबल। अच्छा, और एक ये बड़ी लाइन हो और उसके साथ ये छोटी लाइन हो, तो ये किसके लिए होती है? ये होती है बैटरी के लिए। ये आपने याद करना है, दो पैरेलल लाइन हो और इक्वल हो तो ये साइन यूज होती है कैपेसिटर के लिए, और एक बड़ी लाइन और उसके साथ एक छोटी लाइन हो तो वो बैटरी के लिए यूज होती है। तो अगर मैं सपोज करूं कि इसका पोटेंशियल है 6 वोल्ट, अच्छा, और ये बड़ी लाइन जो होती है ना, जिस साइड ये बड़ी लाइन होगी वहां पर चार्ज कौन सी होगी? पॉजिटिव। और ये छोटी लाइन के साइड चार्ज कौन सी होगी? नेगेटिव। तो यहाँ से पॉजिटिव, यहाँ से नेगेटिव। अब देखें, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करेंगे, मूव करते करते इस पर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी? चार्ज नेगेटिव। अब जब इस पर चार्ज नेगेटिव होगी तो ये इसको अट्रैक्ट करेगी, यानी कि जैसे कि हम फॉर एग्जांपल अगर कोई रॉड नेगेटिव चार्ज अगर कोई रॉड हो, उसको हम किसी न्यूट्रल बॉडी के पास ले जाते हैं, तो इसके इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ये रिपेल कर देता है और ये पॉजिटिव चार्ज को करीब ला देता है। तो इसी तरह से होगा, यहाँ पर अगर नेगेटिव चार्ज आ गई होगी तो यहाँ पर कौन सी चार्ज डेवलप हो जाएगी? पॉजिटिव। तो इस तरह से कुछ टाइम के बाद, यानी कि आफ्टर टाइम टी द चार्ज इज क्यू, ठीक है, कुछ टाइम के बाद यानी क्यू टी टाइम के बाद कैपेसिटर पर जो चार्ज आ गई है उसका वैल्यू कितना है? क्यू, ठीक है। अच्छा, आप देखें, हमें दो टॉपिक्स पढ़ने हैं, एक है चार्जिंग का और दूसरा है डिस्चार्जिंग का। तो सबसे पहले जब चार्जिंग हो रही होगी तो जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, अब देखो, जैसे जैसे चार्ज और टाइम का हमने ग्राफ बनाया, चार्ज और टाइम का ग्राफ बनाया। अच्छा, इसमें क्यू क्यू नॉट क्या है? क्यू नॉट एक इक्विलिब्रियम चार्ज है, क्यू नॉट एक इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ चार्ज है, ठीक है। तो जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, अब देखें टाइम किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है? इस डायरेक्शन में। जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है वैसे वैसे आप अगर यहाँ पर देखें, टाइम ए पर बॉडी की चार्ज 0.63 क्यू नॉट है, और टाइम बी पर बी जो ग्राफ है उसकी चार्ज 0.63 क्यू नॉट है, ठीक है। यानी कि टाइम गुजरने से चार्ज की जो डिपोजिशन है वो इंक्रीज हो रही है। तो ये मतलब किसका केस है? चार्जिंग का। ये ग्राफ देकर आपसे सिंपली पूछ लेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शोज द चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शोज चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। ये ग्राफ डायरेक्ट दे सकता है। आपको समझना कैसे है कि देखें, टाइम जैसे जैसे गुजरता जा रहा है तो चार्ज की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है, दोनों लाइन के लिए हो, क्या पता दोनों लाइन ना दे, एक लाइन दे दे, ग्राफ के अंदर एक ही लाइन बना दे। तो टाइम के गुजरने के बाद अगर चार्ज की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो इट मीन्स के कैपेसिटर जो है वो चार्ज हो रहा है, ठीक है। अगर ये ग्राफ इस तरह से दे दे कि टाइम के गुजरने के बाद, अब देखें कि टाइम जैसे जैसे गुजरता जा रहा है तो चार्ज जो है वो डिक्लाइन कर रही है, नीचे आ रही है। टाइम के गुजरने के बाद पहले ये चार्ज कितनी है? यहाँ पर चार्ज का वैल्यू है क्यू नॉट। अब ये क्यू नॉट से कम होकर ऐसा ऐसा टाइम के साथ कम होती जा रही है, ठीक है। ये वाले दोनों ग्राफ के जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया ये पहले समझ में आए, उसके बाद एक छोटी सी चीज है वो बताऊंगा, उसके बाद ये टॉपिक खत्म। अभी तक जो मैंने बताया वो क्लियर हुआ सब कुछ? फोटो गड्डी चल रही कलर रही हो, क्लियर हुआ सबको? अच्छा, आप देखें, अब मैंने आपको कहा कि प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस को का यूनिट आपको क्या मिलेगा? टाइम। तो ऐसी एक क्वांटिटी हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाई है जिसको हम बोलते हैं टाइम कांस्टेंट, ठीक है। टाइम कांस्टेंट, किसी भी कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट कितना होता है? वो टाइम
जब वो इक्विलिब्रियम वैल्यू का 63% चार्ज अपने अंदर स्टोर कर ले, ठीक है। सपोज करेंगे इक्विलिब्रियम वैल्यू कितना है, क्यू नॉट, तो उसे कितनी चार्ज स्टोर करनी है, 63% ऑफ दी इक्विलिब्रियम चार्ज। तो 63 का जब आप परसेंटेज निकालोगे, इसको 100 के साथ डिवाइड कर लोगे तो कितना आएगा, 0.63 क्यू नॉट। यानी कि जब कोई भी कैपेसिटर अपने अंदर 63% ऑफ द इक्विलिब्रियम चार्ज, जो चार्ज उसे स्टोर करनी है उसका 63% जब वो अपने अंदर स्टोर कर ले, तो उसे हम बोलते हैं टाइम कांस्टेंट फॉर दैट कैपेसिटर, ठीक है। अगर कोई कैपेसिटर जितना टाइम लगा रहा है 63% ऑफ दी इक्विलिब्रियम चार्ज को स्टोर करने के लिए, इक्विलिब्रियम चार्ज है क्यू नॉट, जो टोटल चार्ज हमें सपोज करो जितनी चार्ज हमें स्टोर करनी है वो कितनी है, क्यू नॉट, उसका 63% जो स्टोर करने के लिए टाइम लगेगा, ठीक है। टाइम तो लगेगा ना, लाजमी चार्ज को डिपॉजिट होना है। फॉर एग्जाम्पल उसको अगर एक कैपेसिटर को लगते हैं 5 सेकंड, ठीक है, और दूसरे कैपेसिटर को लगते हैं 10 सेकंड, तो टाइम किसे कम लग रहा है, पहले कैपेसिटर को 5 सेकंड, 5 सेकंड का वैल्यू कम है, ठीक है। अब देखें, जब आरसी क्या है, टाइम कांस्टेंट, टाइम रिक्वायर्ड व्हेन 63% ऑफ चार्ज इज डिपॉजिटेड ऑन कैपेसिटर, वो टाइम जब 63% ऑफ चार्ज का 63% कैपेसिटर पर स्टोर हो जाए तो उस टाइम को कहा जाता है क्या, टाइम कांस्टेंट। तो वहां पर चार्ज कितनी होती है, 63% ऑफ द इक्विलिब्रियम चार्ज, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.63 क्यू नॉट, ठीक है। अब ये ग्राफ आपको कंपेयर करना है, क्योंकि एक जगह पर टाइम कांस्टेंट की वैल्यू कम है, दूसरी जगह पर टाइम कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि टाइम कांस्टेंट की वैल्यू कम कहाँ है और टाइम कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा कहाँ पर है। तो यहाँ पर ये चीज देखें, ग्राफ आपको वैसे बुक के अंदर जो बने हुए हैं वो कंफ्यूज करेंगे, बस ये याद कर लें, ठीक है। अब ये दो लाइंस देखें, ठीक है, यहाँ पर ये जो दो लाइंस मैंने बनाई है इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल थोड़ी देर के लिए, ये दो लाइंस मैंने बनाई है, ठीक है। अब देखें, ये बी वाला जो ग्राफ है, ये बी वाला जो ग्राफ है, ये किस तरह से जा रहा है, इस तरह से। तो ये जो वैल्यू है ये इस टाइम पर मिल रही है हमें, इस वाले टाइम पर, इसको अगर मैं नीचे लेके जाऊं तो ये टाइम ऑफ बी, और यहाँ पर देखें ए वाला जो ग्राफ है ये हमें 0.63 इस पॉइंट पर मिल रहा है, इसको अगर मैं नीचे लेके जाऊं तो ये कौन से टाइम पर मिल रहा है, ए पर। अब देखें, जैसे ही हम हॉरिजॉन्टल के अंदर जाएंगे, क्योंकि टाइम हमारा किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में, तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जाने से क्या करेगा, टाइम बढ़ेगा। तो यानी कि टाइम का वैल्यू किसके लिए कम है, ए के लिए। तो जिसका वैल्यू, टाइम का वैल्यू कम है, वो ज्यादा चार्ज स्टोर कर रहा है, यानी कि वो जल्दी से 63% चार्ज हो रहा है थोड़े से टाइम में, थोड़े से टाइम के अंदर 0.63% चार्ज ए के अंदर जल्दी स्टोर हो रही है, और बी के अंदर जो है ज्यादा टाइम लग रहा है। तो इसकी वजह से जिसके अंदर ज्यादा चार्ज आ रहा है थोड़े से टाइम के अंदर, तो उसे हम बोलेंगे इसकी टाइम कांस्टेंट क्या है, स्मॉल, या इसका आरसी का वैल्यू जो है वो स्मॉल है, ठीक है। और इसका टी बी का वैल्यू क्या होगा, लार्जर टाइम कांस्टेंट वैल्यू, क्योंकि इसकी ये जो है मजीद टाइम लगा रहा है 63% ऑफ द चार्ज वैल्यू पर पहुंचने के लिए। तो इसी वजह से हम बोलते हैं कि जिस जो यानी कि पहले पहुंच जाए 63% ऑफ दी चार्ज को स्टोर करने के लिए, तो उसका टाइम का वैल्यू, टाइम कांस्टेंट का वैल्यू कम होगा, और जो देर से पहुंचे उसका टाइम कांस्टेंट का वैल्यू ज्यादा होगा। तो ए के लिए जो आरसी का वैल्यू होगा वो क्या कहेंगे, वो बोलेंगे हम स्मॉल आरसी। ये बुक के अंदर आपके डायग्राम बने हुए हैं, अगर आपके पास बुक है तो आप बुक खोलकर देख सकते हो। और बी का क्या होगा, लार्ज आरसी, ठीक है। अब ये स्मॉल आरसी या लार्ज आरसी देखना किस तरह से, चार्ज सेम है, चार्ज को एक पॉइंट लाइन ड्रॉ कर लो, क्योंकि यहाँ पर दोनों जगह चार्ज सेम है। अब टाइम के साथ कंपेयर करो, यहाँ पर टाइम ए है, यहाँ पर टाइम बी है, तो बी का टाइम ज्यादा है, ए का टाइम कम है, तो ए का जो टाइम कांस्टेंट का वैल्यू होगा वो स्मॉल होगा, और बी का जो टाइम कांस्टेंट का वैल्यू होगा वो ज्यादा होगा। यानी कि ऊपर वाला जो ग्राफ है वो स्मॉल आरसी का है, और नीचे वाला जो ग्राफ है वो क्या है, लार्जर आरसी का है। ये चीज क्लियर हुई सबको, बिल्कुल सिंपल करके मैंने बताया, बुक के अंदर डायरेक्ट आपको समझ ही नहीं आनी ये चीजें, ये देख लें आप। क्लियर हुआ सबको, बाकी बच्चे बताएं। अच्छा,
अच्छा, और एक मजे वाली चीज, अब देखें, जब हम डिस्चार्जिंग का केस डिस्कस करेंगे, जब हम डिस्चार्जिंग का केस अपना करेंगे डिस्कस, तो उसके अंदर ये जो ग्राफ है ये वाला, अब ये क्या बन रहा है, रिवर्स में बन रहा है, ठीक है, रिवर्स में बन रहा है अब ये ग्राफ। तो अब देखें, यही आप टाइम के साथ इसका वैल्यू जो है वो कंपेयर करोगे, यानी कि इसी ग्राफ को आप उल्टा कर लोगे, तो देखें जो ग्राफ, अच्छा और एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पर मैंने लिखी है, पता नहीं नहीं, हाँ, जिसका टाइम कांस्टेंट का वैल्यू स्मॉल होगा ना वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा। जिस कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट का वैल्यू स्मॉल होगा वो जल्दी जो है डिस्चार्ज हो जाएगा, और जिसका और चार्ज भी जल्दी होगा। देखें इस ए का जो है वो टाइम कांस्टेंट का वैल्यू कम है, तो देखें थोड़े से टाइम पर इस पर 63% अभी चार्ज पहुंच रही है, यानी कि थोड़े टाइम के बाद ही इस पर 63% चार्ज जो है वो डिपॉजिट हो जाती है। और अगर हम इसको डिस्चार्जिंग के केस में डिस्कस करेंगे, तो इसका वैल्यू क्या है, आरसी, तो ये चार्ज जल्दी डिपॉजिट कर रहा है, तो चार्ज को डिस्चार्ज भी जल्दी करेगा। बस यही चीजें, इसको ग्राफ को उल्टा कर दो सिंपल, और कंपेयर कर सकते हो दोनों चीजें आप, ठीक है, क्लियर हुआ, नहीं तो हाँ इसलिए सोचते इनमें बाकी तेरे वहाँ जो वैसे होते हैं ना, जितने इनमें बुक्स में थोड़ी कॉन्ट्रोडिक्शन होता है, इसलिए मैं 36 लिख जाला, 63 वहाँ वो कट वगैरह करके करें लिखा हुआ अपनी मर्जी से चले दोनों, हे बाकी हे हाने यार जो फोटो आई है सेंड करके दो। इसमें से कोई चीज किसी को अगर कंफ्यूजन हो तो वो पूछ सकता है। अच्छा, बुक के अंदर अगर आपको एक चीज समझ नहीं आएगी तो वो सिर्फ यही होगा कि इसमें स्विच बनाए हुए हैं, स्विच के अंदर जब वो स्विच को ऑफ करता है, यानी कि सर्किट को क्लोज करता है, तो करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है, बैटरी चार्ज होती है। ये वाली चीजें क्या पता थोड़ा समझ में ना आए, बाकी तो जो मैंने बताया है ना वही लिखा हुआ है। अगर आपको बुक के अंदर से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ना, तो ये सब ग्राफ आपको इतनी आइडेंटिफिकेशन आनी चाहिए, टाइम कांस्टेंट का डेफिनेशन, टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन होनी चाहिए, और स्मॉल आरसी और लार्जर आरसी पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर होगा, और ये लाइन जो है किसकी आरसी वैल्यू इसका स्मॉल है इसका ज्यादा है। ज्यादा से ज्यादा ग्राफ देंगे, आरसी का वैल्यू पूछेंगे, या टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन पूछेंगे, या परसेंटेज पूछ सकते हैं कि कितनी टाइम कांस्टेंट अगर में कितना परसेंट ऑफ इक्विलिब्रियम चार्ज जो है वो स्टोर होता है। इतनी बेसिक चीजें पूछेंगे, बाकी कुछ नहीं पूछेंगे, क्योंकि अगर आप पैटर्न उठाकर देखो 3-4 साल पहले जो टेस्ट वगैरह आना स्टार्ट हुए हैं, तो उसमें इतनी मुश्किल चीजें आपको नहीं दे रहे, सिंपल सिंपल चीजें जो है वो पूछी जा रही है। तो अगर आप इतना भी समझ लेते हो ना, देट इज मोर देन इनफ, ठीक है। तो ये उसके साथ साथ आपका ये चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह से खत्म हो गया, तो इसके कुछ मैं क्वेश्चंस वगैरह लिख कर लाया हूँ, तो वो प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ आप आप जो कुछ वर्कशीट्स हैं इस चैप्टर की वो आप सॉल्व करें खुद से, और जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हो रहे वो जो है मुझे सेंड कर दें। अच्छा, एंट्री वाले बच्चे जो हैं यहाँ पर, मैं उनसे एक बात कह दूं कि जब भी आप एंट्री के अंदर होते हो ना, क्योंकि ये गलती हमने भी की, हम अगर कोई चीज पढ़ते हैं ना तो हम ये सोचते हैं कि इसकी प्रैक्टिस हम बाद में करेंगे, हम जो है अपने हिसाब से कोई और चीज पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने हिसाब से यानी कि घर के अंदर पढ़ रहा हूँ एक चैप्टर वेव्स वाला, अब यहाँ पर चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो मैं सोचूंगा कि ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो वैसे भी चल रहा है ना, तो मैं वेव्स पहले कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एमसीक्यूज करूंगा, क्योंकि ये चीजें आप जो मैं बता रहा हूँ आप अपने साथ रिलेट करोगे। लेकिन आपने क्या करना है कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहा है और उसके साथ साथ प्रैक्टिस भी चल रही है, तो वो आपने करनी जानी है, ठीक है, करते जानी है। तो इसी वजह से अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आएगी तो आप उसी टाइम पूछ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम जब वेव पर पहुंचेंगे तब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रैक्टिस स्टार्ट करना जो है शुरू करोगे, तो हमें फिर उसके बाद जब मैसेज करोगे कि ये चीज समझ नहीं आ रही, ये क्लियर नहीं हो रहा, तो ये जो है ना आपके लिए ही मसला होगा। आपको क्या करना है, जो चीज चल रही है उसको थोड़ा देख लिया करो, अगर ज्यादा नहीं पढ़ रहे, टाइम नहीं बच रहा, मैं समझ सकता हूँ कि एंट्री वाले जो बच्चे हैं उनको टाइम कम होता है, लेकिन फिर भी एटलीस्ट जो टॉपिक चल रहे होते हैं या जिस कॉन्सेप्ट के अंदर आपको डिफिकल्टी होती है वो कॉन्सेप्ट एटलीस्ट आप अपने स्ट्रॉन्ग करते जाए, ताकि आगे चलकर आपको डिफिकल्टी ना हो। कड़ी
अच्छा, अगर ये सवाल करते जाए साथ साथ, ठीक है, आंसर बताते जाए। एक क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी एक ही बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बिटवीन पेयर ऑफ पैरेलल प्लेट्स इज ई, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन पेयर ऑफ पैरेलल प्लेट्स इज ई। सेपरेशन ऑफ प्लेट्स इज डी। सेपरेशन ऑफ प्लेट्स इज, बस इसको यहीं से कंटिन्यू करें, डबल एंड potential is increased by factor of 4. Find E dash। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान, उसका वैल्यू ई है। मैग्नीट्यूड की सिर्फ बात कर रहा हूँ, इसकी वजह से साइंस वगैरह नहीं लिख रहा। उसके दोनों के दरमियान में जो सेपरेशन है वो कितना है, वो है डी, ठीक। अब क्या कर रहा है कि इसके अंदर जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल को क्या कर रहा है, 4 टाइम्स बढ़ा रहा है, और पोटेंशियल को 4 टाइम्स बढ़ा रहा है, और जो डिस्टेंस है प्लेट्स का उसको डबल कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो न्यू वैल्यू है वो क्या होगा, ऑप्शन ई, ऑप्शन बी 2E, ऑप्शन सी 4E, ऑप्शन डी 8E। किसी को पता है? बिल्कुल सिंपल चीज है, ये कल ही हमने डिस्कस की थी। ये बताएं बताएं मुझे। अच्छा, और एक सवाल था, बिल्कुल वो भी सिंपल। इलेक्ट्रिक वेटिंग रूम में लगाते हैं, 2 बैडमिंटन के पोटेंशियल gradient in an electric field is a force on charge. The electric field C work on charge. Option D potential energy। ये दोनों सवाल एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, जिसको थोड़ा कॉन्सेप्ट पता होगा वो कर लेगा। अच्छा, सवाल ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान में ई है, उनके दरमियान कैपेसिटर के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डी, कैपेसिटर नहीं बल्कि प्लेट्स के दरमियान में डी, और पोटेंशियल जो है वो वी है सबसे पहले। अब पोटेंशियल को वी से बढ़ाकर 4V कर दिया, डिस्टेंस को डबल कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, ये आ रहा है किसी को समझ? किसी को इसका आंसर आ रहा है? जो पहला क्वेश्चन है, और दूसरा भी इसके साथ रिलेटेड है। अगर कोई बताना चाहे तो बता बता सकता है। बाबा, बाबा है क्लास में? बाबा, आ रहा है क्वेश्चन समझ? चलो देख लो, मैं करवाता जाता हूँ, फिर आप लोग इसको वीडियो के अंदर देख लेना, अगर कंफ्यूजन हो तो थोड़ा। अच्छा, और अगर रिकॉर्डिंग देखनी हो तो उसको फास्ट फॉरवर्ड करके थोड़ा देख लिया करो, अगर कोई एमसीक्यू वगैरह हो तो। अच्छा, आप देखें, मैंने कल आपको एक फार्मूला बताया था पोटेंशियल ग्रेडियंट का, पोटेंशियल ग्रेडियंट का एक फार्मूला बताया था आपको। अच्छा, पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला क्या होता है, 2E। अच्छा, मुकद्दस ने जवाब दिया है 2E। अच्छा, आप देखें, पोटेंशियल ग्रेडियंट का एक फार्मूला है, वो है E इज इक्वल्स टू डेल्टा V अपॉन एक्स।
डेल्टा वी अपॉन एक्स। अब पोटेंशियल को कितना चेंज किया है इसने, 4 वोल्ट। पोटेंशियल इसने बढ़ाकर कितना कर दिया है, 4 वोल्ट। और डिस्टेंस ऑफ द प्लेट, इसको आप डी भी लिख सकते हो, एक्स भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं। और डिस्टेंस को कितना कर दिया है इससे, डबल। तो यहाँ पर मैं रख लूं 2d, ठीक है। तो ये 2 के अंदर कैंसिल हो जाएगा, ये 4 के, सॉरी 2 4 पर कितने मरतबा जाएगा, 2v अपॉन डी। अब देखें ई का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, v अपॉन डी। तो ई डैश का वैल्यू किसके बराबर आ रहा है 2 ई के बराबर। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। सिंपल इस तरह से भी कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल अपॉन डी। इसको 4 टाइम्स करो, इसको 2 टाइम्स, तो ये 2 टाइम्स 2 वी अपॉन डी। वी अपॉन डी इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। मुकद्दस ने सही जवाब दिया, गुड, ठीक है। और दूसरा सवाल ये है, पोटेंशियल ग्रेडियंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो उसका वैल्यू क्या है, या किसके बराबर है। तो अभी तो इस पर जो इसी पर तो सवाल किया है हमने। पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी कि पोटेंशियल को डिस्टेंस के साथ डिवाइड कर दो, उसको डिस्टेंस के साथ डिवाइड करते हो तो क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, और एक चीज, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी बट पोटेंशियल ग्रेडियंट, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज वेक्टर क्वांटिटी, ये समझ लेना चीज। पोटेंशियल ग्रेडियंट ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन पोटेंशियल स्केलर है। पोटेंशियल स्केलर, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, क्योंकि जब डेल्टा v को आप x के साथ डिवाइड कर दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। पोटेंशियल ग्रेडियंट इसी वजह से वेक्टर है, जब इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट आप निकालते हो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है, ठीक है। अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, जब आप साइन लगाते हो तो ये फुल इसका वेक्टर फॉर्म है, क्योंकि पोटेंशियल इन दी फील्ड के डायरेक्शन में अपना डिक्रीज करता है। तो यहाँ पर इसी ने यही सवाल पूछा है, पोटेंशियल ग्रेडियंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर, फोर्स ऑन चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क ऑन चार्ज पोटेंशियल एनर्जी। तो अभी हमने किया किसके बराबर, इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑप्शन बी। ऐसे छोटी जल्दी समझ आया, सबको क्लियर हुआ। ओके, गुड गुड। अच्छा, और एक चीज, कैपेसिटेंस टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी joined first in series then parallel, find ratio of equivalent capacitance। दो पैरेलल कैपेसिटर हैं, तो सॉरी दो कैपेसिटर हैं जिनको हमने ज्वाइन किया है किस तरह से, दो कैपेसिटर, कैपेसिटेंस कितनी है सी, तो इसको मैंने इस तरह से रख दिया सी सी। और ये क्या है, सीरीज में, क्योंकि बता रहा है फर्स्ट इनको किस तरह से ज्वाइन किया है हमने, सीरीज में, और देन पैरेलल। तो पैरेलल में किस तरह से लगेंगे, और दोनों को बैटरी के साथ कनेक्ट कर लेंगे, एक छोटा एंड और एक बड़ा एंड, बड़ा एंड पॉजिटिव वाला, छोटा एंड नेगेटिव वाला, ठीक है।
और इनकी कैपेसिटेंस कितनी है सी। अब बोल रहा है कि इनका रेशो बताओ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का। तो अब देखो इसमें ये नहीं लिखा कि रेशो किसका निकालना है, पैरेलल तो सीरीज निकालना है या सीरीज तो पैरेलल निकालना है, ये वाली चीज इसने हमें नहीं बताई। तो आप अपना दिमाग लगाओगे, इसने क्या चीज बताई है, टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस सी ज्वाइंट फर्स्ट इन सीरीज। तो इसने पहले सीरीज की बात की है, तो आप रेशियो किसका निकालोगे, सीरीज टू पैरेलल। आप पहले रखोगे सीरीज का वैल्यू, उसके बाद पैरेलल का वैल्यू रखोगे। भले उसने मेंशन नहीं किया, लेकिन आपको क्वेश्चन के हिसाब से चलना है, ऐसा नहीं कि इसका वैल्यू जवाब गलत हो जाए। तो अपना अब जब दो, मैंने आपको बताया था कि दो जब कैपेसिटर्स होते हैं सीरीज के अंदर, तो वो किस तरह से ऐड होते हैं, 1/3 इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। इनका शॉर्टकट मैंने आपको बताया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का C इक्विवेलेंट वो कितनी होगी, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ये वाली बात क्लियर हुई सबको, ठीक है। अब देखें C1 बराबर है C2 के और वो बराबर है C के, ये दोनों की कैपेसिटेंस सेम है, तो C1 की जगह पर क्या रखेंगे, C इंटू C, नीचे क्या रखेंगे C प्लस C। तो ये C इंटू C कितना हो जाएगा, C स्क्वायर अपॉन ये नीचे कितना होगा, C प्लस C 2C। एक C के अंदर खत्म हो जाएगी, तो यहाँ पर कितना बचेगा, C/2। कितना मिला, C/2। पैरेलल का निकालो, पैरेलल को सीधे सीधे ऐड कर लोगे, C1 प्लस C2, तो ये कितना आया 2C। C1 प्लस C2, क्योंकि ये भी C है और ये भी C है, तो ये कितना आया 2C। अब इसका और उसका रेशियो निकालो, C/2 रेशियो यानी डिवाइड, उसको डिवाइड करो किसके साथ, 2C, ठीक है। तो इसको जब डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन के अंदर आप कन्वर्ट करोगे, तो इसके नीचे एक है, ये ऊपर चला जाएगा, 1/2C बन गया, C के अंदर खत्म, तो ये कितना बचा, 1/4। ये वाली चीज क्लियर हुई, समझ आया सबको। क्लियर हुआ। अच्छा यहाँ पर ये चेक किया करो, क्योंकि ये मैथमेटिकल चीजें होती हैं तो मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। कैलकुलेशन में मुझसे भी मिस्टेक हो सकती है, ऐसा कोई मसला नहीं है। अगर कहीं पर कोई मिस्टेक हो जाए तो हाईलाइट करवा दिया करो, क्योंकि ज्यादातर जो प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करते हैं वो रेजिस्टर्स क्या देते हैं, कैपेसिटर्स इतने नहीं देते। पैटर्न थोड़ा अलग होता है, यानी कि इतना कोई मुश्किल चीज नहीं, लेकिन वो अपना माइंड में बैठा होता है ना, सीरीज में कभी कभी डायरेक्टली ऐड कर लेते हैं। आपका जो भी प्रॉब्लम गलत होगा वो इसी कंफ्यूजन की वजह से कि सीरीज में या तो आपने डायरेक्ट ऐड कर लिए होंगे, या आपने कनेक्शन के अंदर उसको सही पहचाना नहीं होगा कि ये सीरीज का या पैरेलल का। कल मैंने आपको बताया था कि सीरीज के दरमियान से कोई लाइन नहीं निकलती बीच से, ये लाइनें नहीं निकलती, और यहाँ पर पैरेलल में एक साइड दूसरी साइड के साथ कनेक्ट होती है और बीच से लाइन क्रॉस कर सकती है, ठीक है। ये जिस तरह से अपना ये जो मुझे जिस टीचर ने समझाया थे ना, उसने ये मुझे बताया था, उसके मुझे पहले पता ही नहीं चलता था कि सीरीज का कौन सा है, पैरेलल का कौन सा है। और दूसरा, जब आप इसको कॉन्सेप्ट को देखोगे और प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना, तो मजीद आपको चीजें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। जब आप ज्यादा से ज्यादा करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये सीरीज का है या पैरेलल का, ठीक है। ये वाली चीज क्लियर हुई। अच्छा एक चीज और देखें, यहाँ पर ये चीज याद रख लें, फॉर सेम कैपेसिटर, सेम मतलब जिनकी कैपेसिटेंस की सेम हो, तो उनका जो सीरीज का वैल्यू होगा ना, अब देखें यहाँ पर दो कैपेसिटर हमने लिए अपना कैपेसिटेंस सी वाले, तो जो इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीरीज के अंदर आई वो कितनी आई है, उसको हमने जो है वो 2 के साथ डिवाइड कर लिया, C/2, ठीक है। अगर 3 लेंगे तो ये C/3 आएगा, और अगर 4 लेंगे तो C/4 आएगा। भले आप करके देखना, 5 लोगे तो C/5 आएगा। तो फॉर सेम कैपेसिटर ऑफ n नंबर, यानी कि कितने भी आप कैपेसिटर्स लो n नंबर, सीरीज के अंदर जो इनका इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C/n। एक ये फार्मूला याद कर ले, और यही चीज फॉर सेम कैपेसिटर C ऑफ n नंबर, फॉर पैरेलल पैरेलल के अंदर क्या आएगा, NC। ये याद कर लें। अब जैसे मैंने यहाँ पर 2 कैपेसिटर लिए, अब ये तो आपको करने में मसला होगा, ये तो कर सकते हो ना। अगर मैं 5 कैपेसिटर ले लूं
ठीक है, सेम कैपेसिटेंस वाले, तो उनकी कैपेसिटेंस किस तरह से निकालोगे, सबको ऐड कर लोगे, ठीक है। तो वैसे करो, 500 को ऐड करो, 1 सी प्लस सी प्लस सी प्लस सी प्लस सी, 5 सी आया, या इसको डायरेक्ट कर लो, n की जगह पर कितने कैपेसिटर है, 5, 5 को c के साथ मल्टीप्लाई कर लो, 5c। So this is for the shortcut and the condition is when the capacitance of each individual capacitor is same। हर कैपेसिटर या इंडिविजुअल कैपेसिटर की जब कैपेसिटेंस सेम मिली हो तो ये फॉर्मूला आपने यूज करना है। दिस इज फॉर शॉर्टकट। क्लियर हुई ये चीज? क्लियर हुआ? कट कट यार, ये दोनों कर। अच्छा, एक बच्चों वाला क्वेश्चन है, आप कर लोगे वैसे भी, लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए, क्योंकि आपके लिए ये चीजें न्यू है फिलहाल तो, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, पहले आपने पढ़ी है या नहीं ये मुझे चीजें नहीं पता। ठीक है, अगर एक दो कैपेसिटर है 12 वोल्ट के साथ, हमने उनको कनेक्ट किया है, ठीक है। एक की जो कैपेसिटेंस है C1 वो कितनी है, 6 माइक्रोफेरेड, और दूसरे की कैपेसिटेंस है C2 कितनी, 3 माइक्रोफेरेड, ठीक है। तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट पहले तो, और दूसरा चार्ज ऑन ईच, हर कैपेसिटर पर चार्ज कितनी है, तीसरा ये बताएं कि सीरीज में है और पैरेलल, ठीक है, और पोटेंशियल जो है वो V ऑन ईच, पोटेंशियल हर चार्ज पर कितना आएगा। अच्छा, और एक चीज भी बता दें कि एनर्जी इन C2, कैपेसिटर 2 के अंदर कितनी एनर्जी है, ठीक है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए सबसे पहले तो देखेंगे कनेक्शन कौन सा है, सीरीज है या पैरेलल। ये कनेक्शन बताएंगे सीरीज है या पैरेलल। ये कनेक्शन कौन सा है, सीरीज है या पैरेलल। ये यहाँ पर तो सिर्फ बैटरी है, इसको छोड़ दो, इन दोनों को देखो, कैपेसिटर्स को देखो, बीच में से कोई लाइन नहीं निकल रही, हाँ गुड गुड, सीरीज, बीच में से कोई लाइन नहीं निकल रही। या इसको आप इस तरह से भी देख सकते हो, बैटरी के अंदर से क्या निकल रहा है, करंट। तो याद कर लें, जब करंट इस तरह से जाएगा तो उसको करंट जब तभी डिवाइड करता है जब पाथ डिवाइड करता है। अगर ऐसे लाइन आ रही है ना तो करंट भी ऐसे आएगा, और अगर ऐसे लाइन ये स्प्लिट हो गई दो डायरेक्शन में, यहाँ पर करंट चला जाएगा I/2, यहाँ पर भी I/2। तो करंट का डिवाइड होना, करंट किसे बोलते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज। अगर चार्ज डिवाइड करेगी, आधी चार्ज इस डायरेक्शन में चली गई, आधी चार्ज इस डायरेक्शन में चली गई, तो इसको बोलेंगे करंट, करंट ने डिवाइड कर लिया। लेकिन यहाँ पर देखें, ये यहाँ से आ रही है सीधा चलकर फिर वापसी आ रही है, तो इसका पाथ जो है वो सिंगुलर पाथ है, और दोनों के अंदर से क्रॉस कर रही है, यानी कि चार्ज सेम, और चार्ज सेम तो वो किसके लिए होता है, सीरीज के लिए, कल हमने पढ़ा था। तो एक चीज तो पता चल गई इसी को देख करके, ये कनेक्शन कौन सा है, सीरीज कनेक्शन। अच्छा, अब एक चीज और देखें, इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किस तरह से निकालनी है, मैंने बताया था फॉर टू कैपेसिटर, आपको फार्मूला जो बताया था सिंपल मैंने, सीरीज के लिए C1 C2 अपान C1 प्लस C2। अब देखें C1 कितना है, 6 माइक्रो फेरेड इंटू 3 माइक्रो फेरेड, इसको डिवाइड कर लो किसके साथ, 6 प्लस 3 9 माइक्रो फेरेड, ठीक है। अब एक माइक्रो में खत्म हो गया, 1 अपान ये 3 टाइम्स, और ये 2 टाइम्स, ठीक है। तो ये कितनी मरतबा, ये अपना इक्विवेलेंट कितनी मिली, 2 माइक्रो फेरेड, यानी कि कैपेसिटेंस का वैल्यू जो आया वो कितना आया, 2 माइक्रो फेरेड। तो यहाँ पर लिखते जाए 2 माइक्रो फेरेड,
और यहाँ पर चार्ज, अभी चार्ज निकालो, चार्ज सेम होगी दोनों पर, यहाँ पर वोल्टेज भी गिवन है, तो चार्ज का फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू CV, ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप, Q इज इक्वल टू CV, कैपेसिटेंस कितनी है, इक्विवेलेंट टू, लेकिन माइक्रो फेरेड है, ये साइंस रखनी है आपने, क्योंकि ये माइक्रो का पावर कितना होता है, माइक्रो इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 6 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर वोल्टेज के साथ मल्टीप्लाई करो, वोल्टेज कितने हैं, 12 वोल्ट, तो 2 इंटू 12 कितना आएगा 24 माइक्रो कूलम, क्योंकि चार्ज का यूनिट जो है वो कूलम होता है, यानी कि जो टोटल चार्ज आई वो 24 आई। कभी कभी फंसाने के लिए एक चीज पूछते हैं, एक की वो ऊपर चार्ज ग्राफ के अंदर गिवन होगी कितनी 24 माइक्रो कूलम, अब पूछेगा कि दूसरे पर चार्ज कितनी होगी, तो जब भी देखा करोगे सीरीज कनेक्शन हो तो चार्ज सेम हो जाएगी, चार्ज सेम होगी, ये आपने चीज अपना माइंड में रखनी है, ठीक है। तो चार्ज 24 माइक्रो कूलम, सही है। अब पोटेंशियल पूछा है इसने, इस जगह पर भी और इस जगह पर भी, दोनों जगह चार्ज मालूम है, दोनों जगह की कैपेसिटेंस मालूम है, तो हम जो है वो अपना पोटेंशियल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फोर्थ स्टेप कौन सा है, फोर्थ स्टेप पोटेंशियल निकालना है, V इज इक्वल टू Q अपॉन C, फार्मूला यही है, देखो Q इज इक्वल टू CV, यहाँ से पोटेंशियल निकालना है तो इसको यहीं पर रखो, चार्ज ये अपना कैपेसिटेंस को साइड लेके जाओ, कैपेसिटेंस डिवाइड में आ जाएगी, चार्ज कितनी है 24 माइक्रो कूलम, कैपेसिटेंस कितनी है इस जगह पर, इस जगह पर है 6, तो ये कितना आएगा 4 वोल्ट, वोल्टेज कितना है 4 वोल्ट, तो ये यहाँ पर वोल्टेज का वैल्यू 4 वोल्ट। अब यहाँ पर कॉमन सेंस लगाओ, अगर टोटल 12 है, इस साइड 4 है, तो यहाँ कितने होंगे 8 वोल्ट, लेकिन अगर फार्मूले की मदद से आप निकालना चाहो तो वैसे भी निकाल सकते हो, V2 इस साइड के ये अपना निकालो, चार्ज अपॉन C2, चार्ज कितनी है, चार्ज 24 माइक्रो कूलम, और कैपेसिटेंस कितनी है 3, तो इसका जब आप टेबल बढ़ोगे तो कितना आएगा 8 वोल्ट, ये आ गया, क्लियर हुई ये चीज। अच्छा एनर्जी का फार्मूला, एनर्जी कितनी होगी, ये जो है ना वो न्यू न्यू चीज है, तो मैं आपको बताता हूँ, एनर्जी के फार्मूला 3 है, वो आप याद कर लें, वो आपको काम आएंगे, एसएस वोटर पानी प्यार है मुझे, क्लियर हुई, किसी को डाउट है किसी जगह पर, किसी को डाउट हो या किसी को कुछ पूछना हो तो वो बताए। ओके गुड, ठीक है। अच्छा अब देखें, अभी एनर्जी का एक बस एक चीज जो है एनर्जी वाली जो है वो बच रही है, तो उसको किस तरह से करेंगे, ठीक है। तो एनर्जी के लिए आप एक चीज माइंड में रखें, ठीक है। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला ये अपना पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, W अपॉन Q, ठीक है। अब देखें, जब पोटेंशियल आप निकालोगे तो सबसे पहले जब बैटरी इस कैपेसिटर को चार्ज करना स्टार्ट करेगी, क्योंकि एनर्जी क्या होती है, चार्ज को स्टोर करना, कितनी चार्ज स्टोर कर रहा है, ठीक है, वो उसकी एनर्जी होगी, उसको बाद में डिस्कस करते हैं, पहले ये कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। अब देखें, जब ये शुरू में इसका पोटेंशियल कितना था 0, जब इसको हमने चार्ज करना स्टार्ट किया, और उसके बाद जब ये चार्ज हो गया फुली तो इसका पोटेंशियल कितना आया V, ठीक है। तो आप इसका एवरेज पोटेंशियल निकालो, एवरेज एवरेज तो एवरेज किस तरह से निकालते हैं, V प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आया V अपॉन 2, ठीक है, ये चीज माइंड में रखें। अच्छा वर्क का फार्मूला क्या है पोटेंशियल वाला, ये वर्क अपॉन चार्ज, ये पोटेंशियल का फार्मूला है। अच्छा अभी हमें पोटेंशियल किसके बराबर मिला है, V अपॉन 2 के, पोटेंशियल की चेंज कितनी है V अपॉन 2, पहले V था और उसके बाद हमने निकाला V प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा एनर्जी और वर्क, वर्क भी एक फॉर्म का एनर्जी का फॉर्म है, एनर्जी का फॉर्म, तो जो वर्क बराबर होगा वो किसके बराबर होगा, W इज इक्वल टू Q डेल्टा V, और Q कांस्टेंट है, डेल्टा V कितनी है, डेल्टा V बराबर है V अपॉन 2, Q V अपॉन 2,
या इसको आप बोल सकते हो 1/2 QV, एक ये फॉर्मूला। अब इसके अंदर से एक दूसरा फॉर्मूला निकल सकता है, Q इज इक्वल टू CV। तो यहाँ पर Q की जगह CV रख दो, तो क्या जवाब आएगा 1/2 CV, और ये वाला भी ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनेगा 1/2 CV स्क्वायर। ठीक है, और दूसरा V की जगह पर आप इसका V का वैल्यू रखो, तो V जो होता है वो Q/C के बराबर होता है, तो ये बराबर होगा अलिशा। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा 1/2 C Q/C इसका स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर, तो ये 1/2 Q स्क्वायर, ये C एक साइड पर, और यहाँ पर ये C स्क्वायर, इस C से एक C खत्म हो गया, तो ये कितना बचा Q²/2C। ये क्लियर हुआ? ये तीन फार्मूलाज हैं जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये मैंने आपको डेरिवेशन बताई, लेकिन याद करने के लिए आप एक जगह पर ये तीनों फार्मूला लिख लो। 1/2 QV, दूसरा फार्मूला 1/2 CV स्क्वायर, तीसरा फार्मूला 1/2 Q स्क्वायर/C। ये तीनों फार्मूला फॉर दी एनर्जी के लिए, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, इसी पर होगा। अब देखें इनमें से कौन सा फॉर्मूला आपने पुट करना है। अभी तो हमने सारी चीजों की जो है वैल्यू वो निकाल ली, लेकिन यहाँ पर जो दो चीजें पड़ी हुई है वोल्टेज और कैपेसिटेंस, तो ये वाला सेकंड फार्मूला हम यूज करते हैं। कौन किसके बराबर है 1/2 C। कैपेसिटेंस कितनी है यहाँ पर 3 माइक्रो 10⁻⁻6। ठीक है, और वोल्टेज वोल्टेज किसके बराबर है 8 × 8, तो ये इस पर गया 4 टाइम। ठीक है, और ये बनेगा 1/2 CV स्क्वायर, वोल्टेज को हमने स्क्वायर कर दिया 8 × 8 96 माइक्रो जूल, ये इसकी एनर्जी निकली। नाइन्टी सिक्स माइक्रो जूल इसकी एनर्जी का वैल्यू। समझ आई ये वाली चीज? वैसे भी सिंपल चीजें हैं, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आई होप कि सबको क्लियर होगी ये चीज। ठीक है, और ये बेसिक फॉर्मूला है, इसे ऐसे तो आते नहीं है, उसमें सीरीज और अपना पैरेलल साथ में देते हैं। ये क्लियर हुआ सबको? क्लियर हुआ? मुझे थोड़ा बता दे तो आगे चले। अच्छा, एक और सवाल देखें। इस तरह के क्वेश्चन आपने देखे होंगे प्रैक्टिस टेस्ट के अंदर। C। ठीक है, अब पहले तो मुझे ये बताएं कि ये सीरीज कनेक्शन है या पैरेलल कनेक्शन है? ये कनेक्शन कौन सा है, सीरीज और पैरेलल? किसी को पता है ये वाला? होशियार बच्चों को पता होगा, जिन्होंने पढ़ा होगा। ये चीज पता है किसी को? दो सीरीज में? नहीं नहीं बाबा, नहीं होगा ऐसे। वन पैरेलल? नहीं 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 नहीं। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी पहले, वो आप ट्राई करके देखें
कि मैंने आपको कहा था कि पैरेलल के अंदर एक साइड दूसरी साइड के साथ लगी होनी चाहिए। ये वाली साइड अगर इस पाथ को आप लेके जाओ तो इसके साथ लगी हुई है, लेकिन ये वाली इसके साथ नहीं लगी हुई, ये वाली दूसरे के साथ लगी हुई है। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पर आपने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना है। यहाँ पर आपने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना है, वो किस तरह से है कि आपने यहाँ पर एक बैटरी इमेजिन करनी है, इमेजिन करने के लिए। ठीक है, कि यहाँ पर कोई बैटरी लगी हुई है। ठीक, अब सपोज करें कि बैटरी का पोटेंशियल है एक साइड पर V और दूसरी साइड पर 0, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है। डिफरेंस तो तभी होगा ना, एक 0 होगा और एक V के बराबर होगा, तो इसका जब डिफरेंस निकालोगे तो वो कितना आएगा, V। अब देखें, ये जो V वाली साइड है इसको आप लेकर जाओ तो यहाँ पर इन दोनों पॉइंट के दरमियान, इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, V। और इसको आप पाथ को लेकर जाओ तो यहाँ पर भी पोटेंशियल कितना होगा, V। ठीक है, और इस 0 को लेकर जाओ, इस 0 को यहाँ पर लेकर जाओ तो इस साइड पर पोटेंशियल कितना होगा, इस साइड पर पोटेंशियल कितना होगा, 0। ठीक है, और इस पाथ को आप लेकर जाओ तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, 0। अच्छा, अब देखें एक चीज, इन दो कैपेसिटर्स के दरमियान यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, डेल्टा V। V और 0, यहाँ पर भी कितना है, 0 और V, यानी कि यहाँ पर भी डेल्टा V, और यहाँ पर कितना है इन दोनों के दरमियान, डेल्टा V। यानी कि पोटेंशियल हर जगह सेम है। पोटेंशियल क्या आ रहा है, हर जगह सेम आ रहा है। एक साइड पर V, इस V वाले पाथ को आप लेकर जाओ, यानी कि यहाँ पर भी V होगा और यहाँ पर 0, यानी कि इन पॉइंटों के दरमियान भी 0 होगा, यहाँ पर भी 0 होगा और यहाँ पर भी। ये लाइन आप सीधी लेकर आओ, यहाँ पर 0। अब ये वाला जो कैपेसिटर है वो V और 0 के दरमियान है, ये वाला कैपेसिटर V और 0 के दरमियान है, ये वाला जो थर्ड कैपेसिटर है वो V है और 0 के दरमियान में, यानी कि ये तीनों कैपेसिटर पैरेलल के अंदर है। ठीक है, आपको बस ये पता होना चाहिए, कभी भी अब ऐसा कनेक्शन देखो, अच्छा उसको करना वैसे, ऐसे ना हो कि ऐसा ही गिवन हो। ये मोस्ट कॉमन जो देते हैं ना, ये मोस्ट कॉमन है, मोस्ट कॉमन। आप प्रैक्टिस टेस्ट वगैरह सॉल्व करोगे ना, उसमें देखोगे मोस्ट कॉमन ये गिवन होता है, इसी वजह से ये मैंने ड्रॉ किया है। बाकी वैसे आपने ये बैटरी वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, बैटरी में से आपने V वाली साइड की जगह V रखना है और उसके साइड जो साइड लगी हुई है उसकी जगह पर V रखना है। ठीक है, और यहाँ पर O, और जो साइड उसके साथ टच में है उसको भी O डिनोट करना है, और उसके बाद पैरेलल निकालना है। अब आप इसको, अगर आपसे कैपेसिटेंस पूछे, कैपेसिटेंस आप निकाल सकते हो पैरेलल के अंदर, C 3C। ठीक है, चार्ज पूछे, वोल्टेज पूछे, एनर्जी पूछे किसी के अंदर, विच यू कैन इजीली फाइंड विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। ठीक है, वो आप फार्मूला की मदद से आप आसानी से निकाल सकते हो। ये चैप्टर आपका ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। उसके साथ साथ मैंने इसमें कुछ प्रैक्टिस जो है वो एमसीक्यूज जो है रखे, जो कि आपके जो है वो अपना आ सकते हैं, या बेसिक चीजें आप बुक के कुछ एग्जांपल्स जो विदाउट दी कैलकुलेटर सॉल्व हो सके, या जो इजी हो वो आप सॉल्व कर लो, और बाकी जो चीजें हैं वो हम आहिस्ता आहिस्ता आगे डिस्कस करते जाएंगे। और आई थिंक कि मैंने अपने हिसाब से ये जो चीजें आपको गिवन है और काफी कॉन्सेप्ट आपको बताए इस चैप्टर के लिए जो रिलेटेड है। और एक दो चीजें हैं जो मजीद मैं आपको बताऊंगा, बस 10 मिनट, उसके बाद हम क्लास को एंड कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ठीक है ना। ये ए लेवल जो बुक ले, ए लेवल का नाम सुनकर डर डर तो नहीं लग रहा ना। कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज है ए लेवल के अंदर, इस वजह से पूछ रहा हूँ। ठीक है, इतना कोई डरने वाली बात नहीं है। वैसे एक दो क्वेश्चन हमने उसमें डिस्कस किए हैं, बेसिक बेसिक भी हैं। और अच्छा, एक सवाल था, वो कॉन्सेप्चुअल है, इसी वजह से बता रहा हूँ। एक हमने दो पैरेलल प्लेट्स है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर तीन पाथ्स हैं, एक स्ट्रेट लाइन,
इसको मैं जाहिर कर रहा हूँ क्यू के साथ, और एक इस डायरेक्शन में इसको मैं जाहिर कर रहा हूँ क्यू के पी के साथ, और एक इस डायरेक्शन में ये है एस के साथ। अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज लेकर आऊं, एक पॉजिटिव चार्ज लेकर आऊं या एक प्रोटॉन लेकर आऊं, एक ही बात है, तो उसका पाथ क्या होगा। और अगर एक इलेक्ट्रॉन लेकर आऊं तो उसका पाथ क्या होगा। बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है, ठीक है। अगर मैं एक प्रोटॉन लेकर आऊं, वो इस फील्ड के अंदर मैं यहां पर पुट करूं, ये यहां पर, या इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन में यहां पर पुट करूं, तो इनका पाथ किस तरह से बनेगा। प्रोटॉन हवा इसके अंदर बताओ ना, फील्ड के डायरेक्शन में अपोजिट को छोड़ो, पी की तरफ जाएगा एस की तरफ जाएगा, ये बताओ। एस प्रोटॉन, चलो ठीक है, प्रोटॉन पी पॉइंट पर, चलो मुक्ति से नहीं होगा, सोचो सोचो। हाँ इलेक्ट्रॉन पी की जगह जाएगा। अच्छा आप देखो, मैंने आपको एक चीज बताई थी, मैंने आपको बताया था कि फोर्स जो लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी। पहले तो यहाँ पर फील्ड मैंने ड्रॉ भी की है, फील्ड किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और जो पॉजिटिव चार्ज होती है वो डायरेक्शन ऑफ द फील्ड में मूव करती है, ये चीज याद रख लो। पॉजिटिव चार्ज ये मूव कहाँ करेगी, डायरेक्शन ऑफ फील्ड, डायरेक्शन ऑफ फील्ड, फील्ड के डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करेगी। अब यहाँ पर हमने पॉजिटिव चार्ज रखी, सपोज करो मैं यहाँ पर एक प्रोटॉन लेकर आया पॉजिटिव, अब ये जो फोर्स लग रहा है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इस पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगाएगी तो इसको नीचे धकेलेगी, तो ये थोड़ी देर के बाद यहाँ पर आएगा, थोड़ी देर यहाँ पर, यानी कि ये कर्व होता जाएगा, ये फोर्स लगेगा इस पर, तो ऐसा ऐसा है थोड़े टाइम के बाद इस पॉइंट पर आ जाएगा। तो ये जो एस वाली पॉइंट है, यहाँ पर कौन सी चार्ज होगी, पॉजिटिव। अच्छा, और इलेक्ट्रॉन कहाँ पर मूव करेगा, या इससे भी आसान कॉन्सेप्ट, फील्ड किस डायरेक्शन में मूव करती है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ऊपर कौन सी चार्ज होगी, पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज को छोड़ेंगे तो वो किस डायरेक्शन में जाएगा, फील्ड की डायरेक्शन में, और किस किस साइड की तरफ जाएगा, नेगेटिव की तरफ। इलेक्ट्रॉन को छोड़ेंगे तो वो पॉजिटिव उसको अट्रैक्ट करेंगे, वो फील्ड के ऑपोजिट जाएगा। सिंपल सवाल, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, वैसे इतना मुश्किल नहीं था, ठीक है, समझ आई ये चीज, बड़ी तरीके से। अच्छा और एक चीज, क्या पता आपसे कभी एग्जाम में पूछ ले, ये जो चार्ज डिस्कवर हुई थी ना, चार्ज कितनी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज डिस्कवर हुई थी, ये मिलिकॉन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के वजह से हुई थी। क्या पता कभी कभी आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट वाज यूज्ड टू डिटरमिन चार्ज ऑन द एलिमेंट्री पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर या एक प्रोटॉन पर जो चार्ज डिस्कवर हुई थी वो कौन से एक्सपेरिमेंट से हुई थी, तो ये मिलिकॉन ने की थी ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट की वजह से। ये सिलेबस के अंदर नहीं है वरना मैं बताता, ठीक है, ये आप चीज याद कर लेना, ये अलग से आप अपने जो है वो लिख लें किसी जगह पर, बुक के अंदर पंजाब टेक्स्ट के अंदर ये चीज लिखी हुई है, सही है। अच्छा और एक सवाल, ये भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ये यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस, और यहाँ पर है वी, पोटेंशियल, ये पोटेंशियल। अब यहाँ पर डिफरेंट पॉइंट्स हैं, अब यहाँ पर डिफरेंट पॉइंट्स हैं, ये वाला पॉइंट यहाँ तक कितना है, ए बी सी, तो ये डी ई। आपने क्या बताना है, बिटवीन
which of two points E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम, किन दो पॉइंट्स के दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी। ये क्वेश्चन जिसने बता दिया मैं समझूंगा उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्ट्रांग है, अगर ये क्वेश्चन कोई बता दे तो। वैसे है सिंपल, और उसकी ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग भी स्ट्रांग है। ये बताएं क्वेश्चन मुझे। किन दो पॉइंट्स के दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का मिलेगा हमें। किसी को आ रहा है समझ ये सवाल? सी एंड डी। अच्छा, और एक सवाल ये भी देखें कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ठीक है, और एक पार्टिकल इस तरह से जा रहा है, ऐसे हमने छोड़ा, ये वाली जो लाइन है ये किसको शो कर रही है, ये मोशन ऑफ पार्टिकल, मोशन ऑफ पार्टिकल, सही है। तो इस पार्टिकल पर चार्ज कौन सी होगी, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, डी कांट बी प्रिडिक्टेड, ठीक है। अच्छा, ये वाला सवाल देखें, बाबा वैसे ही बोल रहा था कि जो है ये स्टूडेंट है वो बोल रहा था कि सवाल जो है आप नहीं करवा रहे, बस ऐसे जल्दी जल्दी में चीजें करवा रहे हैं, तो आज उसकी वजह से जो है ना मैं सवाल लिख रहा हूँ। ये वाला सवाल जो है, तो अब देखें यहाँ पर कौन सी चीज है, पोटेंशियल और डिस्टेंस के दरमियान में ग्राफ है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन एक्स, पोटेंशियल ग्रेडियंट का, ठीक है। तो एक चीज आप देखें, अगर आपको कभी भी ग्राफ से कोई चीज पूछे ना, तो आप दो चीजें किया करो, जो भी दो चीजें ग्राफ के अंदर गिवन हो, या उन दोनों को किया करो मल्टीप्लाई, या उन दोनों को किया करो डिवाइड। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि सपोज करो अगर मैं v को d के साथ मल्टीप्लाई करूं, तो ये इसके एरिया के बराबर होगा। ये किसके बराबर होगा, एरिया के। फिर वो शेप पर डिपेंड करता है कि उसकी एरिया कितनी होगी, लेकिन v और d को आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या आएगा, एरिया। और अगर v और d को दोनों को डिवाइड कर लोगे आप, तो ये क्या आएगा, स्लोप, जो कि बराबर होता है किसके, टेन थीटा के। अच्छा, यहां पर देखें, जिसका स्लोप ज्यादा, स्लोप से हमें क्या मिल रहा है, v अपॉन डी, v अपॉन डी इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर है, यानी कि जिसका स्लोप, जिसकी एंगल ज्यादा, जो ज्यादा इसकी पर, अगर दो इस तरह से हो तो ज्यादा इसकी पर कौन सी है, ये वाली लाइन। अगर इसकी इसमें से और इसमें से पूछे तो ये इसकी पर कौन सी है, इस वाली लाइन। जिसका स्लोप इस ग्राफ के अंदर ज्यादा है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा। तो स्लोप देखें, इसका स्लोप कम, इसका स्लोप सबसे ज्यादा है ग्राउंड के साथ, और इसका इसका तो कम है, और ये भी हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल, ये भी हॉरिजॉन्टल। तो फील्ड जो होगी वो बी एंड सी के दरमियान में क्या होगी, मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पर जो स्लोप है ऑलमोस्ट वर्टिकल के करीब है। ये वाली पॉइंट क्लियर हुई, सही है। मुकद्दस समझ आया, आपने कहा था कि अपना सी और डी के दरमियान, लेकिन सी और डी के दरमियान नहीं होगा, ये बी और सी के दरमियान होगा, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब एक चीज और देखें, यहाँ पर पूछ रहा है कि अगर फील्ड का डायरेक्शन है ये वाली डायरेक्शन किसकी है, फील्ड की, और ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है मोशन ऑफ पार्टिकल की है,
तो ये बताएं कि चार्ज कौन सी है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। थोड़ी देर पहले जो हमने ग्राफ ड्रा किया, ये अलग अलग क्वेश्चन है। थोड़ी देर पहले जो हमने ग्राफ ड्रा किया उसमें मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव चार्ज जो होती है वो फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगी, यानी कि यहाँ पर फील्ड के डायरेक्शन में जा रही है। यहाँ पर ऊपर कौन सी चार्जेस होंगी, पॉजिटिव, और यहाँ पर नीचे कौन सी चार्जेस होंगी, नेगेटिव। ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव की तरफ जाएगी, इस वजह से इसका जवाब पॉजिटिव होगा। यहाँ पर कोई चार्ज रख रहे हैं, उसका वैल्यू नहीं पता, इसे बस डब्बा बना हुआ है, ठीक है, और ये उसकी मोशन दिखाई है। लेकिन ये आपने कॉन्सेप्ट लगाना है कि जो फील्ड के डायरेक्शन में मूव करती है वो पॉजिटिव चार्ज होती है, नेगेटिव की तरफ जाएगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव की तरफ होती है, और ये साइड पर बल्जिंग फॉर्म में होती है, ठीक है। क्लियर हुआ ये सवाल, एक्सेस करते ही? अच्छा, और एक चीज, which of the following graph represent electric field in parallel plates, और कौन सी ऑपोजिट, ऑपोजिट पैरेलल प्लेट्स के दरमियान जो फील्ड होती है वो कौन सा ग्राफ है जो इनको रिप्रेजेंट करेगा। सबसे पहले यहाँ पर ड्रॉ करें, ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी फील्ड, ठीक है, ऊपर से थोड़ी बल्जिंग। अच्छा, अब यहाँ पर देखें ग्राफ्स बने हुए हैं। ऑप्शन ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस, ये चीज मैं लिखना भूल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस इन पैरेलल प्लेट्स। किस तरह से इसको ग्राफ ए जो है ये ई और आर, अच्छा ये आर डिस्टेंस ये जो है वो प्लेट से आप लेंगे, आर डिस्टेंस प्लेट से स्टार्ट है, ये वाली जो प्लेट है। ऑप्शन बी, फील्ड और डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ये किस तरह से होगा, ए ऑप्शन। चलो एक आ गया, थोड़ा सोचो, ये इतना सिंपल नहीं है जितना लग रहा है आपको। ये वाला तो ग्राफ मैंने बताया था, इस वजह से आप बोल रहे हो ए होगा, लेकिन यहाँ पर जो फील्ड और डिस्टेंस का रिलेशन पूछा है वो हमने पूछा है किसके हिसाब से, पैरेलल प्लेट्स के हिसाब से। ये वाला फॉर्मूला याद करें आप, ये किसका था, ये अपना सॉरी फॉर्मूला नहीं ग्राफ, ये वाला ग्राफ किसका था, ये पॉजिटिव चार्ज वाला था, ठीक है। समझ आ रहा है, बाबा है क्लास में, बाबा समझ आ रहा है। अच्छा एक चीज देखें एक चीज देखें, ठीक है, दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान में हमने फील्ड निकाली थी, फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज कितनी थी, रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इस नेगेटिव की वजह से कितनी होगी, रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों के दरमियान कितनी होगी, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। किसके बराबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के, किसके बराबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के। यहाँ पर कोई डिस्टेंस का रिलेशन है, मैंने आपको बताया था कि दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान में जब आप फील्ड देखोगे या पैरेलल से, ये जो होती है इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस होती है, यानी कि फील्ड कांस्टेंट रहेगी कहीं भी आप चले जाओ, ठीक है। दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान
जो फील्ड आप लेते हो या जो आप रखोगे वैल्यू वो कांस्टेंट रहेगी। इसका कॉन्सेप्ट ये था। ये स्टेटमेंट में थोड़ा इधर उधर हो सकता है हो गया हो, क्योंकि मैंने डायरेक्ट जो है ना वो देख कर नहीं लिखी। लेकिन अगर किसी के पास ए लेवल का बुक है तो क्वेश्चन नंबर आई थिंक ये इसका नंबर देखकर मैं भेज दूंगा, यही समझ लो। ये पैरेलल प्लेट के दरमियान में फील्ड कांस्टेंट होती है, भले ही आप कितना दूर चले जाओ। अगर यहाँ पर देखो आर डिस्टेंस पर हो, आर डिस्टेंस पर इंडिपेंडेंट, अगर ये यहाँ से आप फील्ड ले रहे हो तो यहाँ पर कितनी है, रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट फील्ड है। यहाँ से भी कितना भी दूर चले जाओ यहाँ पर कितनी होगी, ई, यानी कि फील्ड कांस्टेंट रहेगी। तो फील्ड कांस्टेंट वाला सब में से ग्राफ कौन सा है, ये डिस्टेंस आप कितना भी बढ़ाते जाओ फील्ड जो है ऊपर नीचे नहीं बढ़ रही, यानी कि फील्ड कांस्टेंट है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, क्लियर हुई ये चीज या किसी को डाउट है अभी? आई थिंक हमने आज सारे जो क्वेश्चन है वो कॉन्सेप्चुअल डिस्कस किए हैं, और इससे आपके कॉन्सेप्ट मजीद स्ट्रांग हो गए अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो। ठीक है, खड़े में के इससे छोटी बात। अच्छा, और एक चीज, अगर एक इलेक्ट्रॉन हम लेकर आते हैं दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान, फील्ड किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, और यहाँ पर हम लेकर आए एक इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन की मोशन जब टाइम 0 है तो यहाँ से हम काउंट करते हैं, तो ये यहाँ से हम इसकी मोशन को काउंट करते हैं। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये जिस वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, तो आपने वेलोसिटी के फॉर्मूला पढ़े होंगे, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अच्छा, कहीं कहीं पर मैं वी आई को यू भी लिख लेता हूँ। ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी को मैं वी लिखता हूँ, तो अगर मैं ऐसे लिखूं तो कोई मसला नहीं। ठीक है, तो वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो जहां से हम मोशन इसकी सपोज कर रहे हैं वहां पर इनिशियल वेलोसिटी हम थोड़ी देर के लिए सपोज कर देते हैं कि जीरो है, वैसे होती नहीं है। इलेक्ट्रॉन को रेस्ट में लाना बहुत मुश्किल है। फिलहाल जितना बता रहा हूँ आप वैसे कॉन्सेप्ट समझते जाए। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी किसके बराबर आएगी, अगर यू जीरो है तो, अगर यू जीरो है तो वेलोसिटी किसके बराबर आएगी, ए टी। सही है, ए और टी के बराबर। अब एक्सीलरेशन किसके बराबर होती है, एक्सीलरेशन बराबर होती है फोर्स ओवर मास के। एक्सीलरेशन किसके बराबर होती है, फोर्स ओवर मास। फोर्स आपने यहाँ पर कौन सा लेना है, इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल फोर्स का फार्मूला होता है इलेक्ट्रिकल फोर्स का फार्मूला कैसे होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पढ़ी थी एफ अपॉन क्यू। यहाँ से फोर्स निकाले, क्यू इधर चला जाएगा, क्यू इंटू ई अपॉन एन। ये आप यहाँ पर रख लें, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको मिल जाएगी। एक्सीलरेशन रखें, कौन सा वैल्यू है, क्यू ई अपॉन एम इंटू टी। अगर चार्ज आपको इलेक्ट्रॉन की पता है, फील्ड पता है, मास आपको पता है, ये दोनों चीजें कांस्टेंट है, क्यू अपॉन एम कांस्टेंट है, फील्ड आपसे आपको दे, ठीक है, और टाइम दे के इतने टाइम के बाद वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होगी तो आप निकाल सकते हो। ये किसके लिए है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर टाइम टी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर टी सेकेंड। ठीक है, अच्छा, अगर आपसे पूछे कि इसको टाइम कितना लगेगा यहाँ से यहाँ पहुंचने तक, तो टाइम किसके बराबर होता है, एस इज इक्वल टू वी इंटू टी। ठीक है, तो टी किसके बराबर होगी, एस अपॉन वी। तो ये अगर डिस्टेंस गिवन है, लेकिन ये छोड़ दो, ये आपसे नहीं पूछेगा, इसको आप छोड़ दो। टाइम अगर यहाँ से आप निकाल सकते हो, क्योंकि टाइम यहाँ पर गिवन है। ठीक है, इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं आते, ये केस बनाऊंगा तो फिर ये और जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन इसको जो है वो आप निगलेक्ट कर दें। सही है, ये वाली चीज समझ आई, क्लियर हुई सबको? एस खड़ी करी मैंने। अच्छा, एक अगर ये दूसरा सवाल है, एक मिनट, ये यहाँ पर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी,
ये दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है। इस साइड पर पोटेंशियल है 1800, यहाँ पर है 800, ठीक है। यहाँ पर है 700 वोल्ट, यहाँ पर भी है 700 वोल्ट, यहाँ पर है 700 वोल्ट, यहाँ पर है 800 वोल्ट, और यहाँ पर 800 वोल्ट, यहाँ पर 800 वोल्ट, ठीक है। तो इनके दरमियान में अगर आपसे पूछा जाए कि अगर यहाँ पर इस ए पर हम चार्ज लेकर आए, फॉर एग्जाम्पल इस साइड का नाम रखता हूं मैं ए, इस साइड का नाम रखता हूं बी, इन दोनों के दरमियान में अगर मैं कोई चार्ज लेकर आऊं, ठीक है, इन दोनों के दरमियान में अगर मैं कोई चार्ज लेकर आऊं तो वो कहां से कहां मूव करेगी, ए से बी की तरफ या बी से ए की तरफ। अगर चार्ज पॉजिटिव हो, क्योंकि टेस्ट चार्ज लेकर आ रहा हूँ, तो टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होती है। अगर ए चार्ज में इन दोनों प्लेट के दरमियान लेकर आऊं तो चार्ज कहां से कहां मूव करेगी। लो से हाई तो जाएगी, लेकिन ए से बी की तरफ जाएगी या बी से ए की तरफ, ये तो बताओ। बी से ए, ओके गुड। अब देखें यहाँ पर क्या है, ये पोटेंशियल हाई है, और यहाँ पर ऑन कर, हाँ बी टू ए वाले, गुड 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 एवरीवन, ठीक है। अब देखें बी से ए की तरफ जाएगी या ए से बी की तरफ, ये किस तरह से पता चलेगा हमें। अच्छा ये आप बता रहे हो बी से ए की तरफ पोटेंशियल कहां पर हाई है, पोटेंशियल कहां पर हाई है, हाई पोटेंशियल है 1800 वोल्ट, और यहाँ पर कितना है 800, पोटेंशियल इस साइड पर है 1800 वोल्ट, यहाँ पर 800 है, तो बी से ए की तरफ किस तरह से जाएगी, ये तो थोड़ा मुझे भी बताओ। पॉजिटिव चार्ज का पूछा है मैंने, चार्ज मूव करती है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, तो पहले तो यहाँ पर फील्ड ड्रॉ करें, फील्ड किस तरह से होती है, हाई तो लो, तो फील्ड लाइन इस तरह से होंगी, और पॉजिटिव चार्ज है तो वो फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेगी, यानी कि ए से बी की तरफ, ए से बी, हाँ मुझे भी जो है भुला दिया, ठीक है। अब देखें बी वाली जगह पर, अब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, तो यहाँ पर फील्ड लाइंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा, फिलहाल इसको छोड़ दो। यहाँ पर भी कैसा है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। अच्छा यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है ना मजे वाली चीज होगी, यहाँ पर ये फील्ड लाइन इस तरह से होंगी, क्योंकि हाई पोटेंशियल यहाँ पर 800, यहाँ पर 700, तो फील्ड के अपोजिट सपोज करेंगे यहाँ पर ए लिखा है, यहाँ पर बी, तो इस जगह पर जो है वो फील्ड बी से ए की तरफ आएगी, और यहाँ पर जो आप चार्ज रखोगे वो भी बी से ए की तरफ आएगी, और ये तो बी टू ए होगा ना, कौन सा बी टू ए होगा, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या डी ऑप्शन। ए के बाद ए की बात कर रहे हो आप, ऑप्शन डी, हाँ ऑप्शन डी जो होगा वो बी से ए की तरफ होगा, लेकिन पहले तो मैंने ए का पूछा था ना, तो ए जो है वो ए टू बी जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1800 वोल्ट है और यहाँ पर 800 वोल्ट। अगर कहीं पर भी अगर आपको फील्ड लाइन ना ड्रा करके दे और आपको पोटेंशियल जो है वो गिवन हो, वो तो गुड गुड, ठीक है, तो वो आप खुद से ड्रा कर सकते हैं हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। आप इनके क्वेश्चंस देखें आप कि किस तरह से आए हुए हैं, ठीक है। आज मेरे ख्याल से जो ज्यादा टाइम हो गया, मैं कोशिश करूंगा कि इस रिकॉर्डिंग को मैं स्प्लिट कर दूंगा, यानी कि जो अपना क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जब से स्टार्ट है उसको अलग कर लेंगे और रिकॉर्डिंग वाला पोर्शन अलग कर लेंगे, ठीक है। और बाकी इंशाल्लाह ताला कल से हम जो है वो न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसमें से मजीद अगर किसी को कोई चीज समझ में ना आई हो तो वो पूछ सकता है। अच्छा एक और एक जो है सिर्फ चीज, एक फॉर्मूला याद कर लें, एक फॉर्मूला कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर का, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का, उसकी डेरिवेशन नहीं करवा रहा, फिलहाल बुक से देख सकते हो, बेसिक जो है उसकी डेरिवेशन है वो आप खुद से कर लेना, ठीक है। सिर्फ फॉर्मूला याद कर लें आप, कौन सा फॉर्मूला है सर, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस की रिकॉर्डिंग सेंड करोगे आप, हाँ हाँ सेंड करूंगा। अच्छा एक चीज देखें, ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर
ठीक है? उसकी कैपेसिटेंस किसके बराबर होती है? ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। यानी कि अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की हम एरिया को बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगी करेगी एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है और डी जो है डिस्टेंस, तो ये इनकी एरिया। अगर प्लेट थिक लेंगे तो कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगी। ठीक है? कैपेसिटेंस वाली इतनी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगर इसको बताएं तो इसमें 1 घंटा भी जा सकता है, लेकिन आपको वो चीजें बतानी है जो आपको आपके अपना सिलेबस के हिसाब से इम्पोर्टेंट है और आपको काम वाली जो चीजें हैं वो आपको बतानी है। तो इस वजह से कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला किस तरह से? ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। यानी कि अगर एरिया एरिया अगर बड़ा होगा और डिस्टेंस कम होगा तो कैपेसिटेंस जो होगी ज्यादा होगी। ठीक है? और कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड करती है? कैपेसिटेंस मीडियम पर डिपेंड करती है। यानी कि अगर डाइलेक्ट्रिक आप रखोगे, डाइलेक्ट्रिक यानी कि कोई भी मीडियम या इंसुलेटर जो अदर देन एयर या वैक्यूम हो, जिसके पास ईआर हो, ईआर को हम डाइलेक्ट्रिक या रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, तो उसके साथ साथ भी कैपेसिटेंस क्या करेगी? कैपेसिटेंस विल इंक्रीज, कैपेसिटेंस विल इंक्रीज। ठीक है? कैपेसिटेंस विल इंक्रीज लास्ट। ये वाले फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, ये वाले फॉर्मूला भी बता दिए, और ट्रिकी वे से किस तरह से कोई भी चीज पूछ सकता है, ये काफी चीजें मैंने आपको बताई। ठीक है? एक सेकंड ऐसे हो जाए तो फिर मैं आपको एक चीज कहूँ। अच्छा, अब ये रिकॉर्डिंग में स्प्लिट करके भेजूंगा, क्योंकि लेक्चर वाली रिकॉर्डिंग अगर इसके साथ भेजूंगा तो टाइम उसमें आई थिंक मेरे ख्याल से आज जो रिकॉर्डिंग हुई है 1 hour and 37 minutes, तो ऑलमोस्ट 1.5 घंटे की रिकॉर्डिंग है। ठीक है? तो मैं इस रिकॉर्डिंग को अलग अलग पार्ट में भेजूंगा और आपने ये चीज करनी है कि इस चैप्टर के आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। इस चैप्टर में से तकरीबन हर कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है अच्छे से और प्रैक्टिस भी की है। ये वाले जो क्वेश्चन है वो अच्छे क्वेश्चन है, आप इनको जो है वो सॉल्व करना, और अगर किसी भी टॉपिक में अगर आपको कोई डिफिकल्टी होती है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है? ग्रुप के अंदर या इन पर्सन। और अल रहमान मैंने आपको सजेस्ट किया था, फिजिक्स का एक बुक है अल रहमान सीरीज के नाम से, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ क्वेश्चन हैं वो आप सॉल्व करो, इससे आपकी फिजिक्स जो है स्ट्रांग होगी। काफी अच्छा बुक है, फ्रॉम इजी टू हार्ड क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इसके अंदर है। इजी क्वेश्चन भी है, मॉडरेट भी है और हार्ड क्वेश्चन भी है। जो क्वेश्चन सॉल्व ना हो या जो है आपको ऐसे लगे कि ये क्वेश्चन करना है या ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, वो आप पूछ सकते हो। तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि ये इस तरह से इसमें लेंथी प्रोसेस है, ये आ सकता है नहीं आ सकता। वैसे आ तो कुछ भी सकता है, वो हम कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी अपना जो है वो नॉलेज के हिसाब से हम चीजें कर सकते हैं। ठीक है? तो आज के लिए जो है इतना ही, इंशाल्लाह ताला फिर कल जो है हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स या करंट एंड इलेक्ट्रिक वाला जो चैप्टर है वो हमें स्टार्ट करेंगे। ठीक है? विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज।